गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जीके जीएस इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का सेशन। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, तो आप लोग इसे देखें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न तो देख लेते हैं अपना आज का हम पहला प्रश्न। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था, या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना की थी। इस सभा का धार्मिक उद्देश्य विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। क्या था? तो इसमें क्या है, धार्मिक उद्देश्य क्या था इसका? धार्मिक विषयों पर और चिंतन और उपनिषदों का प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। कब की? तो 6 अक्टूबर 1839 को। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने की है 1852 में। दूसरा है आर्य समाज। दूसरा आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, इसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है 1875 में। 1875 में हुई है। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी। देख लेते हैं दूसरा क्या था हमारा। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी 1874 में। चौथा है तत्वबोधिनी सभा। तो अभी हमने देखा है तत्वबोधिनी सभा डॉक्टर देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। पांचवा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना 1867 में की है। छठा है फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने 1939। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906। आठवीं है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? तो 1897 में। नमा है सत्य शोधक सभा। क्या है? नमा है सत्य शोधक सभा। तो सत्य शोधक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की। 10वीं हमारी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण एवं अन्य संगठन थे। अगला प्रश्न हमारा है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खिलाड़ी है ये, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमने देख लिया है रोजर फेडरर को। अगला प्रश्न देख लेंगे। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी है, स्विट्जरलैंड के निवासी है। इनका संबंध किससे है? तो टेनिस खेल से संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये 2022 में विजेता रहे हैं। कब रहे? 2022 में। अगला प्रश्न है नवरेह। नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नवरेह या नवरोज, ठीक है, ये एक ही त्योहार होता है, नवरेह या नवरोज। चैत्र मार्च अप्रैल के महीने का पहला दिन जम्मू एवं कश्मीर में नवरेह का त्योहार मनाया जाता है। कश्मीरी नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो नवरेह त्योहार को मार्च अप्रैल के महीने का पहला दिन जम्मू कश्मीर में नवरेह या कश्मीरी नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है। पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। क्या है? तो इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने शुरू किया था। कब किया था? तो ये नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने शुरू की थी? तो भारत में बलबन के द्वारा इसे शुरुआत की गई, या फिर बलबन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये अनुच्छेद 60 है। कौन सा है? अनुच्छेद 60 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के
समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। क्या है? राष्ट्रपति शपथ देते हैं अनुच्छेद 60 में। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित हो जाते हैं। तो यह 52 से 62 तक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 52 में संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 जो है वो संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 53 संघ की कार्य शक्ति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता, यह है पुनः निर्वाचन की पात्रता। 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता। फिर अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 61 बताता है। और 62 राष्ट्रपति के निर्वाचन पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन करने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद यहाँ पर देखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो देख लेते हैं इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल है। ये 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें असमिया, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये भाषाएं प्रमुख हो जाती हैं। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। कितनी? तो प्रारंभ में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के अनुसार सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। 22 भाषाओं में मतलब जो 14 भाषाएं थी उनमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो कितने हो गए? 15 हो गए। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया। तब हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो हमारे कुल संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला प्रश्न है, चलते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं और किनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो देख लेते हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर इस सेशन को अवश्य करते रहिएगा। तो पहला है तमिल। 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया। अगला है संस्कृत। 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया। कन्नड़ है तीसरा। 2008 में इसे राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा दिया गया, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। 4 में तेलुगु। 2008 में भी इसको भी शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। 5वां है मलयालम। इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। और 6ठा है उड़िया। इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ या फिर मिला। तो ये थी हमारी प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो रानी की बाव किस नदी के किनारे पर स्थित है यह आपको देखना है और बताना है। आप देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं रानी की बाव गुजरात राज्य के पाटम में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के 100 के नोट पर इसे चित्रित किया गया है। 22 जून 2014 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया हुआ है। किसने? तो यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में 2014 में इसे शामिल किया हुआ है। 22 जून 2014 को। अगला प्रश्न है राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा ये किया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया
यह दीपावली त्योहार के बाद क्या है, राउत नृत्य जो है यह दीपावली त्योहार के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। फिर क्या है, सुआ, राउत नाच, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य प्रमुख है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के सुआ, राउत नाच, कर्मा, ककसार अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्न भाग लेते हैं सदस्य। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेते? तो संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। सॉरी, 1928 में R.E. ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष इस समय कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं रोजर। कौन रहते हैं? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं रोजर। राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। किसके? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। उपाध्यक्ष और सचिव हैं जय शाह। कौन है? जय शाह है, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, अभी सचिव हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये हमें क्वेश्चन देखना है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो देख लेते हैं। मैकाले की मिनट की रिपोर्ट के आधारित था, ये रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद वादक हैं ये। 1958 में पद्म विभूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया गया है। तो किससे किया गया है? 1958 में पद्म विभूषण और 1971 में पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसमें देखना है गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो ये क्ले सॉयल है, दोमट मिट्टी। कौन सी है? क्ले सॉयल है या फिर दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो इसमें 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? तो कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। फिर देख लेते हैं अगला है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। क्या है? 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षुत मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षुत मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, इसको देखना है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों के 197 जिलों में ये मेला आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? ह्वेनसांग पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान
पल्लवों की राजधानी हेनसांग घूमने आया था। यह पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु पल्लवों का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल पर। कितने? 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन सा है? तो देश की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 19.3% है, जो कि मुसलमानों की संख्या है। क्या है? जो कि मुसलमानों की संख्या है। कितनी है? तो मुसलमानों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 14.27। कितनी है? 14.27 ईसाई और 2.3 सिख, 1.7 बौद्ध और 0.7% जैन इसमें हो जाते हैं। तो ये इनका प्रतिशत है। ओके, देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग इस सेशन को देखते रहें और लाइक भी करते रहें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी के आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा इसका आकलन किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। I2U2 को और किस नाम से जानते हैं? तो I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम इसमें देखते हैं। तो I2U2 4 देशों का ये समूह है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। उन्हें मुगल सम्राट और औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें समर ए राजा ए हिंद की उपाधि दी थी। ओके, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा बना हुआ है। जयपुर क्या है? जयपुर शहर उन्हें मुगल सम्राट और औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें सर ए राज ए हिंद की उपाधि दी थी। उन्होंने उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयों का निर्माण किया था। उनका नाम जंतर मंतर रखा था। उन्होंने नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में 5 जंतर मंतर बनाए। इसने तो राजा सवाई जयसिंह ने। देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाई जयसिंह को जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? किन खनिजों से बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से ये बनी हुई है। किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से ये बनी हुई है। इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से ये बनी हुई है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? ये आपको देखना है और बताना है। तो आप इसमें देखें और बताएं। तो इसमें हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य इसको बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको देखना है और बताना है। तो आप अगर जानते हैं तो बताएं। तो इसमें से हमारा देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या उत्तर हो जाएगा?
अगर आपको पता है तो आप बताएं। तो ये होता है गोल्जी, क्या है, गोल्जी एप्रोटिस, क्या है, गोल्जी का एप्रोटिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या है, अधिकारीकरण क्या था? तो 1905 में बंगाल विभाजन का अधिकारीकरण क्या था? भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। प्रशासनिक सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार के लिए, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। अगला प्रश्न है, उस परिपथ घटक का नाम लिखिए जिसका उपयोग किसी परिपथ में धारा प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, इसमें उत्तर हमारा